हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा संविधान है उसके मुख्य लक्षण किस प्रकार से हैं और मुख्य लक्षणों का जो भी मुख्य लक्षण रखे गए थे, हमारा संविधान जिस तरह से बनाया गया था तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसका इतिहास क्या था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो से हम जो अगले वीडियोज़ होंगे और इस वीडियो के इंक्लूड में हम जो संविधान के मुख्य लक्षण हैं बारी बारी से हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम संघवाद के विषय में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला मुख्य लक्षण है संविधान का, संघवाद, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। संघवाद बेसिकली होता क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। संघवाद का मतलब होता है बेसिकली संघ। संघ का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब सरकार है। किसी देश में जब एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं, एक से अधिक स्तर पर एक से अधिक सरकारें होती हैं कि उस स्तर पर अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी, फिर उसके निचले स्तर पर एक और गवर्नमेंट, उसके नीचे पर स्तर पर एक और गवर्नमेंट। जब ऐसी व्यवस्था हो जाती है उसे हम कहते हैं संघवाद। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना क्या कहलाता है? संघवाद। जैसे कि हम हमारे देश का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम हमारे संविधान, हमारे देश के संविधान के विषय में पढ़ रहे हैं, जो कि उसमें एक मुख्य लक्षण है संघवाद। तो हमारे देश की बात करें तो हमारे देश पे एक सरकार होती है, केंद्र स्तर पर एक सरकार होती है, जो कि अभी वर्तमान में हम देखें तो बीजेपी की सरकार है। इसके बाद में राज्य सरकारें होती हैं। हर प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। और इसके बाद में तीसरे जो इसके और निचले लेवल पर सरकारें होती हैं वो पंचायती राज सरकारें होती हैं, जो पंचायत लेवल पर जो चुनाव किए जाते हैं, सरपंच वगैरह के जो भी चुनाव होते हैं, वो पंचायती राज की व्यवस्था होती है। तो ये जो पंचायत स्तर पर जो सरकारें होती है वो भी अपने आप में एक सरकार होती है। तो इस तरह से 3 लेवल की हमारे देश में सरकारें होती है और ये अलग अलग तरह की अलग अलग स्तर पर जो सरकारें बनती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। अब मेन बात यहाँ पर आती है हमारे पढ़ने की कि संघवाद की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमारे देश को संघवाद की आवश्यकता पड़ी? क्या संघवाद के बिना काम नहीं चल सकता था? तो इसको पढ़ते हैं। बड़ी संख्या में समुदायों की स्थिति। सबसे पहली बात, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम भी काफ़ी अधिक संख्या में हमारे देश में लोग थे। अधिक संख्या में लोग थे तो अधिक बहुत सारे समुदाय भी थे, धर्म थे, समुदाय थे, ग्रुप्स थे। तो ऐसे देश में जब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे समुदाय हैं, तो इतने बड़े देश में केवल एक स्तर की सरकार ही देश के सभी निर्णय नहीं ले सकती। अब जबकि इतना बड़ा हमारा देश है, जब हम एक नया संविधान लिखने जा रहे हैं तो फॉर श्योर हम ये नहीं कर सकते कि हम इस पूरे इतने बड़े देश की जो एक डिसीजन मेकिंग पावर है हम किसी एक के हाथ में दे दें। कि ऐसा नहीं होगा, इतना बड़ा देश है और एक दिल्ली में बैठा हुआ एक अकेला आदमी जब इतने बड़े देश के सारे निर्णय लेगा तो ये किसी तरह से थोड़ा सा गलत विचार हो सकता है, क्योंकि उसे सब स्तर की हालात नहीं पता होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि एक इंसान कुछ गलत निर्णय भी ले सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से ये कारण था, इतना बड़ा देश है तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में अपनी पावर देना सही नहीं समझा, इसलिए एक से अधिक स्तर की सरकारों का निर्माण किया गया। तो ये मेन पॉइंट है। अगर आपको कोई रीज़न पूछता है, अगर आपको कहीं रीज़न पूछा जाता है तो इसका ये रीज़न है कि हम पावर को एक इंसान के हाथ में, एक ही इंस्टीट्यूट के हाथ में, एक ही संस्था के हाथ में नहीं दे सकते, इसलिए एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें बनाई गई। अतः विभिन्न स्तरों की सरकारों का गठन करना आवश्यक है, जिससे सही निर्णय सही ढंग तथा आसानी से हो सके। अब जबकि एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें बनाई गई हैं, तो मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई ऐसा फैसला ले लिया जो कि मान लीजिए फॉर सपोज देश के हित में नहीं हो सकता है, या उन्हें नहीं पता है कि वो देश के हित में नहीं होगा आने वाले समय में, लेकिन राज्य सरकारों को, स्टेट की सरकारों को वो चीज़ पता चलती है, तो आपस में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बनेगा लेकिन चीज़ें सुधरेंगी। अगर राज्य सरकार कुछ ऐसा करती है तो केंद्र सरकार उसको संभालेगी। तो एक दूसरे का थोड़ा बैलेंस बनाकर चले, इस वजह से एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों की आवश्यकता थी। और ये एक रीज़न इसका ये भी था कि हमारा देश हाल ही में आज़ाद हुआ था। हमारे देश ने सारी चीज़ें भुगत ली थी। जो भी पिछला गया टाइम था उसमें जो औपनिवेशिक सरकार आई थी, उस टाइम में हमने सब देख लिया था कि कैसे होता है जब एक ही इंसान के हाथ में, एक ही संस्था के हाथ में जब पूरे देश की डिसीजन मेकिंग पावर अगर दे दी जाती है। उसको देखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संघवाद को एक प्रायोरिटी माना। आगे देखते हैं भारत में संघवाद क्या है। अब जबकि हम संघवाद के विषय में पढ़ रहे थे, संघवाद किसी देश में 4 स्तर का हो सकता है, 5 स्तर का हो सकता है, हमारे देश में 3 स्तर का है। तो हमारे देश में संघवाद क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं।
भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर केंद्र सरकार के कानूनों को मानना पड़ता है। अब जबकि हमने बात की कि सरकारें अलग अलग स्तर की हैं, तो अलग अलग स्तर की सरकारों को अलग अलग निर्णय कानून बनाने का भी अधिकार होगा। अब जो क्योंकि हमने संघवाद बनाया है, तो हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देते और राज्य सरकार को सिर्फ हम लिखित दस्तावेज में छोड़ दें, या फिर सिर्फ कहने के लिए हम राज्य सरकार मानते हैं। केंद्र सरकार है तो राज्य सरकार भी है, तो क्योंकि हमने राज्य सरकार को भी एक महत्व दिया है, तो हम राज्य सरकार को भी कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संविधान देता है। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर राज्य सरकार अपने हिसाब से कुछ कानून बना सकती है, लेकिन जो चीज़ें नेशनल लेवल पर कंसीडर होती हैं, जो चीज़ें राष्ट्रीय महत्व की होती है, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों का मतलब क्या होता है कि जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला है, तो उस पर केंद्र सरकार बनाएगी फैसले अपने। जैसे कि फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, जैसे कि हमारा देश का किसी राष्ट्र के साथ संबंध कैसा होगा, इससे संबंधित कोई निर्णय होगा तो वो कौन लेगी, केंद्र सरकार लेगी। इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार अपने फैसले ले सकती है, लेकिन फिर राज्य सरकार ये नहीं कर सकती कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई फैसला राज्य सरकार नहीं लेती है। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। पावर तो मिलती है राज्य सरकार को, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है कि वो राष्ट्र लेवल पर कोई फैसला ले सके। संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं जिसमें कौन से स्तर की सरकारें कौन से मुद्दों पर फैसले लेगी ये बताया गया है। अब क्यों कहा जाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही विजनरी डॉक्यूमेंट दिया था, एक बहुत ही कल्पनाशील दस्तावेज हमारे देश को दिया था। अब देखिए, यहाँ पर भारत में संघवाद का तो जो वर्णन है वो तो कर दिया गया, लेकिन संघवाद में ये व्यवस्था भी दी गई, ये भी बताया गया हमारे संविधान में कि कौन से मुद्दों पर केंद्र, कौन से मुद्दों पर राज्य, और कौन से मुद्दों पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने निर्णय, अपने कानून बना सकते हैं। संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार कार्यों के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा निर्णय कौन लेगा। इसके बाद में संविधान ने ये भी बताया कि इन कार्यों को करने के लिए आप जो फंड इकट्ठा करोगे, आप जो पैसों का इंतजाम करोगे, आप जो भी पैसे लोगे, वो आप कहाँ कहाँ से लोगे, ताकि क्या होगा कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि पैसों के लिए, अर्थ को लेकर, मनी को लेकर कोई झगड़ा हो सरकारों के बीच में और आपसी बहस का कोई कारण बन सके। तो संविधान में ये भी उल्लेख किया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल तो नहीं है, ये एक फैक्ट है। संघ सूची है, 3 तरह की जो सूचियाँ हैं, अभी हमने सूचियों की जो बात की थी, 3 सूचियाँ होती हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। अब संघवाद में ये 3 सूचियाँ होती हैं। इन 3 सूचियों को, 3 सूचियों में ये बताया गया है कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर अपने कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन विषयों पर बना सकती है, और समवर्ती, और दोनों सरकारें जिस विषयों पर बना सकती हैं वो समवर्ती सूची है। अब संघ सूची में उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं। संघ सूची में वही मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय मामलों पर जो भी चीज़ें होती हैं, राष्ट्र की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मामले हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो राष्ट्र को सीधे तौर पर प्रभाव डाल रही है, ऐसी चीज़ों पर संघ सूची में ऐसी चीज़ें आती है, वो संघ सूची में आती है, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है कानून बनाने का, निर्णय लेने का। इसके बाद में आती है राज्य सूची। राज्य सूची में फॉर एग्जांपल हम पुलिस बल ले लेते हैं। पुलिस से संबंधित जो अपने कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य के पास भी होता है, राज्य भी बनाती है, और ये सब होता है, ठीक है। अब समवर्ती सूची में क्या आता है, समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें केंद्र भी अपने कानून, अपनी व्यवस्था, अपने निर्णय ले सकती है, और राज्य सरकार भी अपनी व्यवस्था, अपने निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए शिक्षा, अब जैसे कि देख लिए एनसीईआरटी जो सीबीएसई है, वो केंद्र सरकार के अधीन पूरी संस्था चलती है। और राज्य सरकार की बात करते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सब में अपने अपने जो बोर्ड हैं वो बना रखे हैं, और केंद्र सरकार का अपने अपने स्तर का एक बोर्ड है, तो अपने स्तर पर वो कानून नियम भी ला सकते हैं उससे रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित। तो इस तरह से यहाँ पर 3 सूचियाँ होती हैं, जिसमें ऐसा क्या होता है कि दोनों सरकारों के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना बैठे, और जो व्यवस्था है वो भी, जो एक संतुलन है सरकार का, वो संतुलन भी बना रहे। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। अब जहाँ तक हमें बात करते हैं कि अब आपने राज्य सरकार को एक दर्जा दिया, केंद्र सरकार को एक दर्जा तो दे दिया, पर ऐसा नहीं होता है कि राज्य सरकार को सिर्फ हम नाम का दर्जा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि केंद्र सरकार के एक कठपुतली के रूप में राज्य सरकार काम करती है। क्योंकि केंद्र सेंट्रल में है, केंद्र पावर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार को सारी बातें केंद्र की सुननी पड़ती हैं, को गलत निर्णय भी लेना पड़ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर राज्य सरकार को अपनी कुछ ताकतें हैं। यदि राज्य सरकार को कुछ सही लगता है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर वो काम कर सकती है। तो संघवाद के अंतर्गत यही मेन चीज़ होती है कि राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते। केंद्र सरकार के इशारों पर नहीं चलते राज्य, बल्कि उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत होती है, अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। उन्हें भी कुछ पावर्स होती हैं, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की, कुछ नियमों को, कानूनों को बनाने की। तो ये था संघवाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका सॉल्यूशन अवश्य दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो संसदीय शासन पद्धति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।